हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस का चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये भी अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जो सोर्स है वो सोर्स क्या होते हैं, है ना। हमें एनर्जी जो है किस किस चीज़ से मिलती है, तो हमने देखा जैसा कि सन होता है, वाटर है, एयर है ना। इन सब से हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। और हम जैसे ओशियंस को भी कह सकते हैं, ओशियन भी क्या है, एक तरह का सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। तो इस वीडियो में हम ये इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर इसके बाद देखेंगे हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और लास्ट में हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोर्स से कि सोर्स होता क्या है। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है उसी को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोलर एनर्जी है, ये जो सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी हमें विंड से मिलती है, और हाइडल एनर्जी है ये हमें वाटर से मिलती है। जबकि बायोफ्यूल्स होता है, ये जो बायोफ्यूल होता है हमें बायोमास से मिलता है। और जियोथर्मिकल एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है। अर्थ में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है जिनसे हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाटर है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो वाटर के फ्लो को हम किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट करके इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसका फ्लो काफ़ी फास्ट होता है ना। इसी तरह से विंड है, अगर विंड चल रही है तो हम ये विंड मिल्स लगा के भी इससे भी एनर्जी बना सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो इसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, उधर हम इनको विंड मिल्स को लगा लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जितने भी ये सोर्सेस थे, सन, विंड, वाटर, बायोमास और अर्थ, ये सब हमें कैसे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं। तो इसलिए इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में। तो जो रिसोर्सेस हैं एनर्जी के सोर्स के, वो दो होते हैं। एक तो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया ऐसी एनर्जी जो हमें जो अनलिमिटेड हो, ठीक है, जो कभी ख़त्म ना हो, तो वो होगी हमारे लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसको ख़त्म होने में कई मिलियन ईयर्स लगेंगे, मिलियन ट्रिलियन ईयर्स के बाद ही ख़त्म होगा। जैसे कि हमने देखा सन, अब ये सन काफ़ी हजारों करोड़ों साल से है और आगे भी रहने वाला है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हमेशा चलने वाली एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जो हमारे साथ सर्वाइव करेगी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। और भी हमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमें ये भी समझ सकते हैं कि जो सन है, हमें सन से कौन सी एनर्जी मिल रही है, सन से हमें मिल रही है सोलर एनर्जी। इज़ इट क्लियर? तो ये था हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह सेकंड है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो लिमिटेड होते हैं, जो एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और एग्जॉस्ट होते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, उसे कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे हम फॉसिल फ्यूल के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे ये कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, ये एक टाइम के बाद सब खत्म होने वाले हैं, है ना। और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब हो गया। स्टूडेंट हम देखते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने बताया, द सोर्स दैट कैन बी रीयूज्ड एंड डू नॉट एग्जॉस्ट, जो रीयूज़ किया जा सकते हैं और ख़त्म नहीं, जैसे एयर, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया ऐसी एनर्जी जो एग्जॉस्टेड होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के बाद, व्हेन देयर जुडिशियस यूज इज़ नॉट कैरिड आउट। ठीक है, ये एग्जॉस्टेड हो सकती है, जैसे हमने लिया फॉसिल फ्यूल हो गया और न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए। अब हम देखते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी
कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगी उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। और जो भी चीज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, जिसको हम बर्न करेंगे तो बर्न करने पर हमें क्या देगी, एनर्जी देगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल कहेंगे। इज इट क्लियर? फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एलपीजी है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, खाना कुकिंग गैस जो है, ठीक है। ये कोल है और इसी तरह से ये ऑयल वगैरह हैं। तो ये फ्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि इससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इनको जब भी जलाया जा रहा है तो इससे हमें एनर्जी मिल रही है। इज इट क्लियर? इसीलिए इन्हें फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इनको 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि सॉलिड फ्यूल कौन सा है, लिक्विड कौन सा और गैस क्या है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। सॉलिड फ्यूल की बात करें तो हम कोल को ले सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कोल है, तो आपने देखा होगा जब पहले ट्रेनें चलती थी तो उसको चलाने के लिए जो इंजन में कोल का यूज़ किया जाता था, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोल उसमें डाला जाता था तो गाड़ी उस हिसाब से फास्ट चलती थी। तो ये कोल क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है। अब लिक्विड फ्यूल की बात करें तो ये जो केरोसिन है, केरोसिन से भी क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। जैसे स्टोव में हमने केरोसिन डाला तो उससे हम खाना पकाते हैं। गैस फ्यूल की बात करें तो गैस फ्यूल एलपीजी है जो कि आपकी कुकिंग गैस कहलाती है। इस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये जो घरों में खाने बनाने के काम आने वाली गैस है। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो किससे बनी होती है, ये एलपीजी ब्यूटेन से मिली होती है, ठीक है। और मिक्सचर बोलता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल। अभी हमने देखे कि जो फ्यूल होते हैं सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, इसमें जो फ्यूल हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि ये आइडल फ्यूल कहलाएगा, है ना। तो इसकी कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण हम इसे आइडल फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। तो इट शुड बी चीप, ये क्या है, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी स्टोर ईजीली, इसे स्टोर किया जा सकता है ईजीली, और ट्रांसपोर्ट भी इसे किया जा सकता हो, है ना। और इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू वो हाई होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट में CV बोलते हैं। अब ये CV होता क्या है, ये होता है जो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल है उसे बर्न करने से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, CV बोलते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो हमें 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने से मिलने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए तो वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट है इट, है ना, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इसका क्या है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जो किसी भी सब्सटेंस को फायर करने के लिए ज़रूरी होता है उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस गेट बर्न फायर, सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड है इग्निशन टेम्परेचर। ये ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना लो होना चाहिए, ये हमेशा प्रॉपर होना चाहिए तभी इग्निशन होगा। और लास्ट पॉइंट है इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू, है ना, ये कोई भी रेजिड्यू नहीं देना चाहिए, मतलब इसको जलाने पे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनको आपको क्लासीफाई करना है, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं एनर्जी के और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं, ठीक है। ये कुछ दे रखे हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमें दे रखा है ये जो डीजल ऑयल है, ये जो डीजल ऑयल है, ये डीजल ऑयल हमें मिलता किससे है, पेट्रोल से, है ना, नेचुरल गैस से है। नेचुरल गैस से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल, केरोसिन, ये सब हमें किससे मिलते हैं, नेचुरल गैसेस से। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एक समय के बाद ख़त्म हो सकता है। और फ्लोइंग वाटर ये हाइड्रल होता है तो ये रिन्यूएबल है, जैसा कि वाटर अभी काफ़ी समय तक है और काफ़ी सारा है तो ये रीयूज़ भी किया जा सकता है, इसलिए इसको हम रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं। ऐसे जियोथर्मल है, ये भी क्या है, रिन्यूएबल है। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जो कोल है ये भी नॉन रिन्यूएबल
सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड है और एक टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है? जो कोल होता है, कोल को हम आइडल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स जो काफ़ी सालों के बाद मर जाते हैं और अर्थ के अंदर जमा हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद वो उनके अंदर उन फॉसिल से क्या बन जाता है? उनमें फ्यूल आ जाता है। ठीक है, उससे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द फ्यूल्स दैट आर प्रिजर्व्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट एज रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद उनमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो फ्यूल निकाला जा रहा है वो टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये 3 टाइप का होता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ये सब क्या हैं? फॉसिल फ्यूल ही कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आया आपके, हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म। फॉसिल फ्यूल को कैसे फॉर्म किया जा सकता है? तो वी नो दैट प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी इन देयर लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को पत्तियों से फोटोसिंथेसिस में। दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, इन्हें एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है। व्हेन दीज एनिमल्स ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज गेट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे गेट ट्रांसफॉर्म इन फॉसिल। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये नेचुरल कालमिटीज़ के कारण मर जाते हैं और सरफेस के अंदर चले जाते हैं, उस वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें? फॉसिल्स में। बट द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड रिमेन्स इंटैक्ट इन देयर। और जो केमिकल एनर्जी होती है उनके अंदर रहती है। ठीक है, व्हेन फॉसिल्स आर बर्न दे लिबरेट एनर्जी। जब फॉसिल्स को बर्न किया जाता है तो उससे एनर्जी लिबरेट होती है और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के यूज़ क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। इसको बर्न करके क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट है नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। जो नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है थर्मल प्लांट में। एंड पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हम पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस से। ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल, यानी ये लिमिटेड है, और दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे क्या होती है? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इनसे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होती है काफ़ी ज़्यादा CO2, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। ये CO2 गैस के कारण क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? और तीसरा इसका डिसएडवांटेज है, दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक। ठीक है, इनके कारण इनको जलाने से क्या हो रहा है? काफ़ी धुआं हो रहा है ना। और धुएं के अंदर क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो स्मोक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। इससे लंग्स के डिसीज़ हो सकते हैं, ऐसे कई डिसीजेस हो सकते हैं। क्लियर है? स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हाइडल पावर प्लांट के बारे में कि हाइडल पावर प्लांट क्या होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है? वाटर का फ्लो होता है, यानी वाटर में मोशन आता है। मोशन आने से क्या होता है? उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वाटर के फ्लो होने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है और काइनेटिक एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड होती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। यहाँ एक रिजर्वर होता है जिसके अंदर बहुत सारा वाटर भरा होता है। इसके यहाँ पर एक गेट होता है, तो इस गेट को जब ओपन करते हैं तो ये वाटर बहुत प्रेशर से आता है और ये यहाँ पर एक टरबाइन कनेक्ट होती है। तो ये टरबाइन इस वाटर के फ्लो से क्या होती है? उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है और टरबाइन उसमें रोटेट करने लग जाती है। जब टरबाइन रोटेट होती है तो इससे क्या होता है? जनरेटर भी रोटेट होने लग जाता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, तो वाटर का फ्लो जो फिर इसके बाद वाटर का फ्लो कम हो जाता है। वाटर का फ्लो कम होने के बाद वो
आउटफ्लो रिवर में चला जाता है। यहाँ अगर वाटर का फ्लो कम हो जाएगा तो वाटर इस तरह से यहाँ से जाके ये आउटफ्लो रिवर के अंदर ये वाटर चला जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। क्लियर है, समझ में आया आपको? अब देखते हैं, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर इज स्टोर्ड एट द हाइट इन रिजर्वर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोवाइडेड विथ गेट्स, जिसमें गेट्स लगे होते हैं। दीज गेट्स आर ओपन एंड वाटर इज अलाउड टू फ्लो वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर होता है और जैसा मैंने आपको समझाया वो सब। दिस एनर्जी रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन विच इज़ फर्दर कपल्ड टू ए जनरेटर। ये जो ब्लेड एनर्जी होती है वो क्या करती है, टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करती है और वो जनरेटर से कपल होता है जिसमें आर्मेचर लगा होता है। तो आर्मेचर क्या करता है, जनरेटर को भी रोटेट कर देता है और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसी से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाइडल एनर्जी। जो हाइडल एनर्जी है उसके एडवांटेज क्या है? वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, पानी फ्री में मिल जा रहा है। दीज प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं यानी इको फ्रेंडली होता है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है वो कंट्रोल करता है फ्लड्स को, जो बाढ़ होती है उससे बचा लेता है डैम, ठीक है, इसलिए डैम्स बनाए जाते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज भी होते हैं हाइडल एनर्जी के। क्या डिसएडवांटेज है देखते हैं। फॉर रनिंग दिस प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। इन प्लांटों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा वाटर की अमाउंट की ज़रूरत होती है। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स नीड्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो डैम बन रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अफेक्ट्स ए लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है डैम का वो अफेक्ट करता है फ्लोरा और फ्यूना को। क्लियर है? अब हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम देख रहे हैं बायोमास। ये जो बायोमास होता है, ये बायोमास क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इट इज़ द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बींग्स एंड द डेड मटेरियल ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स होते हैं यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके वेस्ट मटेरियल से जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास। यानी ऑर्गेनिक मैटर में क्या आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, है ना। इनके वेस्ट मटेरियल से, इनके डेड मटेरियल से क्या बनती है, बायोमास बनती है। ये जो बायोमास गार्बेज, क्रॉप्स, एल्कोहल फ्यूल्स, लैंडफिल गैस, वुड्स, ये सब क्या होते हैं, बायोमास के टाइप्स होते हैं। तो बायोमास, बायोगैस, जो ये बायोगैस बन रही है, ये बायोगैस कैसे बन रही है, ये एज ए फ्यूल वर्क करेगी, ठीक है। अब ये बनती कैसे है, तो जो बायोमास होता है उसी से क्या बनती है, बायोगैस बनती है, ठीक है। और इस बायोगैस में क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेथेन। ये मिक्सचर होता है मेथेन, मेथेन होता है आपका CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2 एंड ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यानी CH4, CO2, H2 और H2S का मिक्सचर क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है, ठीक है। और ये बायोगैस बनती कैसी है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। ये कैसे बनती है, जो बायोमास होता है उसका एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, उसी से बनती है। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंप्लेक्स सब्सटेंस में ब्रेक होना, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं जो ये बायोमास, और ये होता किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हम कह सकते हैं कि जो बायोमास होता है ना, वो एयर की एब्सेंस में उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं बायोगैस, ठीक है। तो द प्लांट इज़ यूज्ड इन बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है। जो बायोगैस प्लांट होता है वो एक फिक्स डोम टाइप का होता है। इसमें ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को, जो इनलेट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग टैंक,
ठीक है। इसमें एक मिक्सिंग टैंक होता है और इस तरफ से ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपको आउटलेट वाला, इसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। और जो ये बीच में होता है ये होता है डाइजेस्टर, ठीक है, इसको कहते हैं हम डाइजेस्टर। क्लियर है। तो ये 3 पार्ट इस तरह से, इस 3 पार्ट्स के अंदर ये बना होता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। ये जो पार्ट होता है मिक्सिंग टैंक, ओवरफ्लो टैंक और क्या है डाइजेस्टर टैंक, तो इसमें किस तरह से वर्क करता है ये देखते हैं। तो जो बायोमास होता है उस बायोमास को फीड किया जाता है। ये जो वाल्व दिख रहा है, ये आपको पाइप दिख रहा है, इसको कहते हैं हम इनलेट पाइप, ठीक है। इस पाइप को हम बोलते हैं इनलेट पाइप, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ को हम इनलेट अंदर भेजेंगे डाइजेस्टर में। और डाइजेस्टर से जो बाहर निकलने वाला ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप के नाम से, इसे आउटलेट पाइप बोलेंगे। क्लियर है, क्योंकि इससे जो भी रहेगा बाहर निकलेगा वेस्टेज वगैरह। तो ये जो डाइजेस्टर है इसमें सबसे पहले बायोमास को फीड किया जाता है। इसमें जब बायोमास को फीड किया जाता है तो बायोमास को फीड कैसे करते हैं, तो जो आपका ये जो मिक्सिंग टैंक है, इस मिक्सिंग टैंक के अंदर बायोमास का मेन हो गया, इसमें कैटल डंक लिया जाता है और वाटर लिया जाता है। तो कैटल डंक और जो वाटर होता है इसको इनलेट पाइप से हम डाइजेस्टर में डालते हैं। अब जो ये कैटल डंक और H2O है इसे हम स्लेरी कहते हैं कंबाइंड रूप से। तो ये स्लेरी को हम इनलेट पाइप से के थ्रू एंटर कराते हैं डाइजेस्टर में। तो ये इनलेट पाइप के थ्रू डाइजेस्टर में आ जाता है। अब डाइजेस्टर में आने के बाद ये एनारोबिक रिएक्शन होती है, काफ़ी टाइम तक, मंथों तक इसमें रहता है ना। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ रिएक्शन करते हैं और ये स्लेरी के साथ तो क्या बनती है, इसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जब ये सिंप्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगता है तो इससे क्या निकलती है, एक गैस निकलती है, ठीक है। इस गैस को ही हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, ठीक है। इससे जो गैस निकल रही है उसको बायोगैस कहते हैं। तो ये बायोगैस क्या होती है, गैस हमेशा ऊपर की तरफ चलती है, तो गैस इस वाले पार्ट के अंदर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये वाल्व लगा रहता है, इससे हम इस गैस को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो गैस निकलेगी इसको हम विड्रॉ कर लेंगे इस वाल्व के थ्रू। और ये गैस की क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, गैस तो लाइटर होती है ना, तो ये ऊपर की तरफ चलती है। और जो ये बाकी स्लेरी बच जाता है, ये स्लेरी इस आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो वेस्टेज होता है, ये वेस्टेज बेकार नहीं होता है, इस वेस्टेज से क्या बन जाती है, ये वेस्टेज मैन्योर बनाती है, ठीक है। ये वेस्टेज क्या बनाती है, मैन्योर बनाती है। मैन्योर के बारे में आप जानते हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो ये मैन्योर बन जाता है इस तरह से, और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हमें बायोगैस मिल जाती है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोगैस एज ए फ्यूल। इसको फ्यूल के रूप में यूज़ करने से क्या है, तो द स्पेंट स्लेरी इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्लेरी है इसका यूज़ मैन्योर में होता है। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, और ये इको फ्रेंडली भी होती है ना, इसलिए इसका यूज़ फ्यूल में करते हैं। नो रेजिड्यू है इसमें, और इट इज़ ऑल्सो ए इल्यूमिनेशन पर्पस, इसका यूज़ इल्यूमिनेशन पर्पस में भी किया जाता है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो ये विंड एनर्जी क्या होती है, जो मूविंग एयर होती है, ठीक है, जो मूविंग एयर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। ये जो विंड है क्या है, मूविंग एयर है, क्लियर है। और इस एयर से जो प्रोड्यूस हो रही है ना, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ स्पेस बाय सन। क्या होता है, जैसे ये सन है और ये अर्थ स्पेस है, इस पर सन रेज पड़ रही हैं, जैसे ही सन रेज इस पर पड़ेंगी तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और यहाँ पर एयर होगी, ठीक है। तो वो एयर वार्म हो जाएगी। अब वार्म एयर है तो वो ऊपर की लाइट होती है, तो वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी और कोल्डन एरिया की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कहीं पर वार्म होगा और कहीं पर कोल्डन एरिया होगा, और जो ये एयर है वही क्या कहलाती है, विंड कहलाती है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड। और विंड के कारण जो एनर्जी हो रही है उसी को हम बोल रहे हैं विंड एनर्जी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ विंड मिल्स विच इज़ एक्चुअली ए पोल दैट बियर्स ब्लेड। जो विंड मिल्स होती हैं, है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक पोल लगा होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एक पोल होता है। उस पोल के ऊपर क्या लगी होती है, शाफ्ट्स लगी होती हैं, ठीक है। ये ब्लेड्स लगे हैं
इस ब्लेड से शाफ्ट लगी होती है और शाफ्ट कनेक्टेड किससे होती है, आर्मेचर ऑफ जनरेटर से। जो ये शाफ्ट है आर्मेचर ऑफ जनरेटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जब ये ब्लेड्स रोटेट होंगे तो शाफ्ट रोटेट होगी, जिससे जनरेटर भी रोटेट होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। क्लियर है। व्हेन द फास्ट मूविंग विंड रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल इट्स शाफ्ट्स रोटेट, आर्मेचर रोटेट, हैंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। देखो जैसे ये ब्लेड है, जब ये ब्लेड मूव करते हैं तो शाफ्ट मूव करती है, शाफ्ट रोटेट करती है, और शाफ्ट से क्या आर्मेचर कनेक्टेड है, तो ये आर्मेचर भी मूव करने लगता है, इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसका यूज़ हम करते हैं वेरियस पर्पस से। ये इस तरह से यहाँ एनर्जी आ जाती है और इसका यूज़ हम वेरियस पर्पस में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। इट इज़ ए नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेस। ये जो विंड है ये नेचुरल है और रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी इसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब ये इको फ्रेंडली भी होती है। विंड एनर्जी इज़ इको फ्रेंडली। अब जो विंड एनर्जी होती है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। क्या है, इट कैन बी इस्टेब्लिश एवरीवेयर, इट कांट बी, इसे हर जगह इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स ए लार्ज एरिया, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, सो विंड एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस एवरी टाइम, ठीक है। एक्सपेंसिव होती है और ये सब जगह पर प्रोड्यूस नहीं की जा सकती क्योंकि एयर हर टाइम नहीं चल रही होती है, ठीक है। और इसके लिए जो मिनिमम स्पीड होती है विंड की वो रिक्वायर होती है 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इतनी एयर चलती है तभी ये ब्लेड मूव करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी आप सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। और सन क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है ना। रिन्यूएबल सोर्स है यानी कई सालों, कई हज़ारों सालों तक, करोड़ों सालों तक, मिलियन ईयर्स तक रहने वाला सोर्स है एक, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस एनर्जी हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हॉटर। ये एनर्जी क्या करती है, जो अर्थ पे जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखती है ना। जैसे सन से कौन सी आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, विजुअल रेज आती हैं और इंफ्रारेड रेज आती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो तो एब्जॉर्व कर ली जाती हैं ओजोन लेयर से, विजुअल लेयर के विजुअल रेज को हम से चीज़ों को देख पा रहे हैं, और जो ये इंफ्रारेड है ये हॉटनेस बनाती है, यानी ये इसी के कारण टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। इसी के साथ कॉजेज ऑफ एयर करंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एनर्जी है उसका कारण क्या है, एयर करंट इन और एटमॉस्फेयर भी है ना। और इट्स ऑल्सो कॉजेज वाटर साइकिल एंड हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी है उसके कारण ही क्या हो रहा है, वाटर साइकिल बन रहा है, और आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस में भी सन का रोल होता है, बिना सन के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। सोलर कांस्टेंट, इट इज़ द टोटल एनर्जी दैट फॉल ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। ये जो सन होता है, इस सन से सारी रेज अर्थ पर नहीं आ पाती है ना। इस सन से जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, उसका कितना पार्ट आता है, ओनली 1.4 किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 1.4 किलो जूल, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर 1.4 किलो जूल सोलर एनर्जी ही हमारी अर्थ तक पहुंच पाती। इसी को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट, जो कि हम देखा जाए जो सोलर एनर्जी है उसका सिर्फ हमें 1% पार्ट ही मिल पाता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम सोलर कांस्टेंट। अब लिमिटेशंस देखते हैं सोलर एनर्जी की। इट फॉल्स इन डिफ्यूज फॉर्म। ये जो सोलर एनर्जी होती है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में होती है ना। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। जो सन एनर्जी होती है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट में सन नहीं निकलता है, ठीक है। तो और दिन में भी कई बार बादल होते हैं तो सन नहीं निकलता है, तो ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी। और नेक्स्ट पॉइंट है
इट इज़ नॉट अवेलेबल एट द कांस्टेंट रेट। जो सोलर एनर्जी होती है वो हमें कांस्टेंट रेट में भी नहीं मिलती है। कहीं पर ये सन कहीं पर हॉट डे होगा, कहीं पर रेनी डे भी हो सकता है, तो अलग अलग रेट से हमें सन मिलता है। और ये अवेलेबल नहीं होता रात को, और इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेस, ये हर प्लेस पे अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सोलर एनर्जी की क्या है, लिमिटेशंस है। इज इट क्लियर? बॉक्स टाइप सोलर कुकर के बारे में अब हम देखते हैं। तो इसमें जो रिफ्लेक्टर है इसका यूज़ क्या है, तो ये इट रिफ्लेक्ट द रेज दैट डू नॉट फॉल नॉर्मली सो दैट मोर एंड मोर रेज एंटर द सोलर कुकर। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये जो क्या है, ये रिफ्लेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये जो प्लेन मिरर होता है, तो जो प्लेन मिरर पे क्या होगा, इसको क्यों लगाया गया है कि जो सन से रेज आएंगी, इस तरह से जो सन रेज आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि सारी रेज इसी तरह से आएंगी, कुछ रेज इस तरह से भी होंगी। तो ये जो मिरर होता है ये इन रेज को क्या करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और इसे क्या कर देगा, बॉक्स में ले आएगा। ठीक है, ये जो रेज आ रही हैं इनको यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस जगह पर ले आएगा, यानी यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है। इसीलिए इसमें रिफ्लेक्टर जो है प्लेन मिरर लगाया जाता है। क्लियर है? अब देख रहे हैं हम यूज़ ऑफ ग्लास। इसमें ग्लास, ये जो ग्लास है इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो इसका यूज़ है इट अलाउस इंफ्रारेड रेज टू एंटर बट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफ्रारेड आ रही हैं इनको एंटर होने देता है, लेकिन इनको बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, क्योंकि उन रेज़ की वेवलेंथ अंदर आने के बाद बढ़ जाती है तो वो रेज़ बाहर नहीं जा पाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इसमें ट्रैप हो जाएगा, और टेम्परेचर ट्रैप हो जाएगा तो हमें खाना जल्दी से गर्म हो जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है ना। तो जो ग्लास है, ग्लास क्या कर रहा है समझ में आया, ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ को एंटर होने दे रहा है। इट अलाउज इंफ्रारेड रेज टू एंटर बट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप। एज ए रिजल्ट क्या होगा, दे गेट ट्रैप्ड हो जाएंगी एंड टेम्परेचर इज मेंटेन रहेगा इन द सोलर कुकर में। इट इज़ पेंटेड ब्लैक। ये जो सोलर कुकर होता है ये अंदर बाहर सभी तरफ से क्या होता है, ब्लैक कलर से पेंटेड किया जाता है। ब्लैक कलर से पैक करने का रीज़न ये होता है क्योंकि आप सब जानते हैं जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है ना। ये जो ब्लैक कलर है ये क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और ऑफ हीट है। ये हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाता है। When the sun rays fall on it, जैसे ही सन रेज इस पर गिरती हैं, रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट द रेज। रिफ्लेक्टर क्या करता है, जैसे ये सन रेज गिर रही हैं तो ये रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट कर देगा रेज को। द ग्लास शीट अलाउ देम टू एंटर, ग्लास शीट उसे अंदर आने देंगे, बट डू नॉट अलाउ टू एस्केप, पर इन्हें बाहर नहीं जाने देंगी। इनसाइड इट 4 बाउल्स एट द टाइम, इसके अंदर एक साथ 4 बॉल रखे जा सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, इसमें दाल वगैरह बनाई जा सकती है, दाल चावल वगैरह। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इस कुकर की। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू बेक फ्राई एंड मेक चपातीस। ये बेक फ्राई और चपातीस बनाने के काम नहीं आता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इट कांट बी यूज्ड एट नाइट, इसे नाइट में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सन होता ही नहीं है। इट कैन बी यूज ड्यूरिंग रेनी और ह्यूमिड वेदर, इसका यूज़ रेनी और ह्यूमिड वेदर में भी नहीं किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हो गई। अब जो ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर टाइप, ये सोलर कुकर देख रहे हैं हम, जो कॉन्केव रिफ्लेक्टर टाइप है, ये कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर एक कॉन्केव रिफ्लेक्टर लगा होता है जो रेस को क्या करता है, किसी एक फोकस पर पॉइंट करता है। जैसा कि आपने कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा है कि ये कॉन्केव क्या होता है, एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये सारी रेस को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको फोकस करने के बाद एक जगह पे फोकस कर देते हैं, वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ये कुकर लगा देते हैं जहाँ पर ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो इस कुकर में हम खाना वाना रख के इसे ईजीली पका सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्केव रिफ्लेक्टर। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर के क्या एडवांटेज है। ये देखो, इको फ्रेंडली होता है सोलर कुकर जो है, इको फ्रेंडली, यानी इससे कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इट सेव्स फ्यूल, ये फ्यूल को भी क्या कर रहा है, सेव कर रहा है ना। और न्यूट्रेंट्स वैल्यू ऑफ फूड इज़ रिटेन्ड, इट इज़ फ्री कॉस्ट एज नो फ्यूल इज यूज्ड। इससे न्यूट्रेंट भी ख़राब नहीं हो, न्यूट्रेंट फूड के अंदर से ख़त्म नहीं होते हैं
क्योंकि इसे बार बार नहीं पकाना पड़ रहा है, और ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है वो हमें सन से मिल रही है। सोलर वाटर हीटर के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, इट कंटेंस एन इंसुलेटेड बॉक्स। इसमें क्या होता है कि इंसुलेटेड बॉक्स होता है। जो ये इंसुलेटेड बॉक्स है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है जिसे पेंटेड किया जाता है। इसे पेंटेड किया रहता है ब्लैक कलर से फ्रॉम इनसाइड, इसे ब्लैक कलर से अंदर से पेंट किया होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक कॉपर ट्यूब होती है, इसे हम प्लेस कर देते हैं इसके अंदर। अब ब्लैक कलर से इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का ऑब्जर्व है। इसके बाद इन इट कॉपर ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स। ये जो कॉपर ट्यूब ये आपको दिख रही है, कॉपर ट्यूब होती है जिसे कॉइल फॉर्म में इसे प्लेस किया जाता है। ट्यूब आर ऑल्सो पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड। इसको भी हम ब्लैक कलर से पेंटेड कर देते हैं क्योंकि ब्लैक कलर ऑब्जर्व है। द बॉक्स इज कवर्ड विद ग्लास शीट। उसके बाद इस बॉक्स को कवर कर दिया जाता है ग्लास शीट से ताकि लॉस नहीं हो हीट का, है ना। ये ग्लास क्या करता है, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट को। द टू एंड्स ऑफ ट्यूब आर जॉइंट विद ए स्टोरेज टैंक। फिर इसके दोनों एंड को स्टोरेज टैंक से हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है। तो फ्रेश टैप वाटर एंटर्स द टैंक। इसमें जो फ्रेश वाटर होता है वो एंटर करता है टैंक से थ्रू पाइप। इस पाइप के थ्रू इसमें आ जाता है। एंड जो कॉपर ट्यूब होती है इन द बॉक्स में, वो क्या करती हैं, जो फ्लोइंग होने के बाद जैसे वाटर इसमें फ़्लो हो रहा है, फ्लो होने के बाद ये क्या होगा, ये फ्लो होगा ट्यूब में और ये हीटेड होने लग जाएगा, है ना। फिर इससे कलेक्ट कर लिया जाएगी इस हीट को एट द टॉप ऑफ द टैंक में, या जो टैंक लगा है इसमें इस हीट को कलेक्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो डेंसिटी ऑफ हॉट इज़ ऑलवेज लेसर एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लेसर होती है कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में। तो इस तरह से इसे स्टोर कर लिया जाता है एक टैंक के अंदर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सोलर सेल के बारे में। ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल इस तरह का कुछ होता है। इस तरह के जो इक्विपमेंट होता है उसे हम सोलर सेल कहते हैं। इट इज़ द सेल दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस होता है ना। ये इस तरह से सोलर सेल बना होता है, ठीक है। इस तरह से ये सोलर एनर्जी बनती है और जो ये इससे इस पर सोलर मतलब रेडिएशन पड़ेगी सन की, है ना। तो ये इसे हम सोलर सेल पैनल कह देते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इट इज़ मेड ऑफ सेमी कंडक्टर लाइक जर्मेनियम एक्सेट्रा। इट मैनी सोलर सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज बाय मीन्स ऑफ वायर टू फॉर्म सोलर सेल पैनल। इस तरह से इसमें सोलर रेडिएशंस आती हैं, ये सब सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कन्वर्ट हो जाती है फिर इसके साथ में एक द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दस प्रोड्यूस इज, फिर इसको इस तरह से यहाँ स्टोर कर लिया जाता है। अब इसमें जब स्टोर कर लिया जाएगा इसका फिर यूज़ कर लेंगे हम वेरियस पर्पस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी सोलर सेल में। अब एडवांटेज ऑफ सोलर सेल क्या होते हैं, इट इज़ सेफ चीप नॉइसलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सेफ होता है, चीप होता है और नॉइसलेस सोर्स है। इट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट की ज़रूरत है, और पोर्टेबल डिवाइस है, इसे उठा के कहीं भी रखा जा सकता है। अब यूजेज ऑफ सोलर सेल क्या है, इसका यूज़ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, इसका यूज़ स्ट्रीट लाइट में, कैलकुलेटर्स में, और इसका यूज़ किया जाता है कई जगह पर, है ना। प्रोवाइड लाइट वेयर अदरवाइज एबिलिटी ऑफ। अब देखते हैं हम एनर्जी फ्रॉम सी। एनर्जी हमें सी से हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है, इसको देखते हैं। द पेरियोडिक राइज और फॉल इन द वाटर लेवल ऑक्यूपाइंग ट्वाइस इन ईच लूनार डे आर कॉल्ड टाइड्स, ठीक है। जो लूनार डे होता है उसमें 2 बार क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं वाटर लेवल के अंदर। हाई टाइड्स अकर ऑन न्यू मून डे एंड फुल मून डे, अदरवाइज दे आर लो टाइड्स, ठीक है। These tides are formed due to gravitation force of moon and sun and on ocean water. The difference in the level of tides result in the ocean thermal energy, ठीक है। तो जैसे ये वाटर का इधर दिख रहा है आपको, ये हाई वाटर लेवल है, इधर लो वाटर लेवल है ना, और इसके बीच में ये टरबाइन लगा रखी है। तो जो हाई वाटर लेवल होता है, ठीक है, तो जो ये इसका टिंडल वेसल है,
तो ये वाटर का फ्लो हाई से लो की तरफ ही होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तब जब ये फ्लो होगा तो इसके प्रेशर, इसमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये प्रेशर से क्या होगी, टरबाइन रोटेट होगी, और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है ना। तो जनरेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी बनने लग जाएगी। ठीक है। फॉर हार्नेसिंग इट्स एनर्जी द टिंडल डैम इज कनेक्टेड एंड द ओशियन वाटर इज ट्रैप्ड बाय बैरियर। दिस वाटर इज then allowed to fall down on water turbine, converting kinetic energy of flowing water into mechanical energy and then in electrical energy। जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करने में मदद करती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, जो फ्लोइंग वाटर है उसके कारण काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और ये मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन रोटेट होने के बाद क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। लिमिटेशन देखते हैं टिंडल एनर्जी की। द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ टाइड शुड बी अबाउट 3 मीटर्स। टिंडल कब होता है, जब 3 मीटर्स का डिफरेंस होता है। और टाइड्स आर नॉट फॉर्म ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि टाइड्स हमेशा आते ही रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, देखिए जैसे क्या होता है, कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के कारण ही एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। तो इट इज़ ए एनर्जी प्रोसेस्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इज़ द प्रोसेस ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज रिलीज्ड। ठीक है। तो जो एटम के न्यूक्लियस में चेंज हुआ, उसी के कारण जो एनर्जी प्रोसेस हुई, उसे हमने न्यूक्लियर एनर्जी कहा। अब ये 2 टाइप्स की होती है, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, जो न्यूक्लियस में चेंज होने की वजह से ही न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है। और ये 2 टाइप्स की होती है, 2 कंडीशन है इसमें, न्यूक्लियर फिजन होगा या न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है यहाँ पर। इसे डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब है, इसे समझते हैं हम। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले ये फिजन क्या होता है, एक बड़ी चीज़ का छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइडेड होना ही क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। अब यहाँ जो न्यूक्लियर फिजन है, यानी न्यूक्लियस का कई छोटे न्यूक्लियस में टूटना क्या कहलाएगा, स्प्लिट होना, न्यूक्लियर फिजन कहलाएगा। इट इज़ द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ए बिगर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। समझ में आया। देखो स्टूडेंट, क्या होता है, जैसे कोई एटम है, इस एटम का जो ये न्यूक्लियस होता है, कोई बड़ा सा एटम है जिसका न्यूक्लियस बड़ा है। अब इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ये अनस्टेबल करना पड़ेगा। जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो ही ब्रेक हो सकेगा। तो इसे अनस्टेबल कैसे किया जाता है, तो इसे ब्रेक करने के लिए देखो इस पर कुछ ना कुछ हमें हिट करना पड़ेगा। हिट करने से ये ब्रेक होगा। इज इट क्लियर। तो इसे हिट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो स्मॉल साइज़ के फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इन्हें क्या कह सकते हैं हम, इन पार्टिकल्स को हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है। तो न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने के लिए हम प्रोजेक्टाइल्स का यूज़ करते हैं और इसे ब्रेक करते हैं। जैसे कि ये कोई एटम है, इस पर हमने न्यूट्रॉन्स को हिट किया। जैसे ही इसको न्यूट्रॉन को हिट किया, ये 2 अदर एटम्स में डिवाइडेड हो गया, स्प्लिट हो गया, और साथ साथ में ये 3 न्यूट्रॉन्स, ये देखो 2, तो ये एटम बन गए और 3 इसमें से न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकले। क्लियर है। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको यूरेनियम का, है ना। ये एग्जाम्पल आपका यूरेनियम का एग्जाम्पल है। तो जब भी यूरेनियम के एग्जाम्पल का न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी इस पर न्यूट्रॉन्स हिट करते हैं, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन के एटम में ब्रेक हो जाता है, साथ साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। द फिजन रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड। ये जो रिएक्शन हो रही है ये अनकंट्रोल्ड है। ठीक है। ये अनकंट्रोल्ड है, ये इसी तरह से आगे चलती रहेगी। ये यूरेनियम फर्दर, ये न्यूट्रॉन्स जो हैं फर्दर न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे, फिर ये दोबारा से बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड होगा और इससे 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होंगे।
इसी तरह से इसमें भी सेम 3 न्यूट्रॉन, इसमें भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये आगे यूरेनियम को फर्दर ब्रेक करते रहेंगे और ये जो रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है क्यों हो रही है, ड्यू टू इट्स एनर्जी कांट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ठीक है, यानी जैसे ये एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन बनाए, 3 ने 9 बना दिए, 9 से 27 न्यूट्रॉन्स बन गए, तो इससे काफ़ी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये कंस्ट्रक्टिव पर्पस में यूज़ नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये इसलिए इसको, ये जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है इसका यूज़ किया जाता है एटम बम बनाने के अंदर। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम याद रखना, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल क्या है, एटम बम है। लेकिन अगर इस न्यूक्लियर फिजन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमने इसको क्या करना होगा, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा इसको क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। अब समझ लेते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे ऐसे कंट्रोल कर देगा। ये होता क्या है, ये कुछ इस तरह का डिवाइस होता है जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक अनकंट्रोल्ड फिजन टू कंट्रोल्ड। इसमें जो अनकंट्रोल्ड फिजन हो रहा था उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूरेनियम का ही यूज़ करते हैं। यूरेनियम को इसमें फिल कर दिया जाता है ना। ये 92 यूरेनियम 235 को ही यूज़ करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं और इसके ऊपर कुछ रोड्स लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक सी रोड्स लग रही हैं, इन रोड्स को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग रोड। ये जो कंट्रोलिंग रोड्स होती हैं ये किस चीज़ की हो सकती हैं, या तो कैडमियम की होंगी या बोरोन की होंगी। और ये जो कैडमियम और बोरोन की जो ये कंट्रोलिंग रोड्स हैं ये करेंगी क्या, ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको। ठीक है, जैसे 3 न्यूट्रॉन उसमें से निकल रहे थे तो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन्स को ये क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बने थे तो इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो ये कंट्रोलिंग रोड्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। इज इट क्लियर। और ये जो कैडमियम और बोरोन की जो रोड है ये हमेशा अप एंड डाउन करती रहती है, रुकती नहीं है। अगर ये रुक जाएगी तो क्या होगा, या तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे और भारी रहेगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपको, ये रोड क्या है हमेशा इसमें मूविंग रहती है। जब ये मूव करती रहेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसका मूवमेंट होना इसमें ज़रूरी होता है ना। इट हैवी वाटर इज़ यूज्ड दैट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर D2O जो हैवी वाटर है उसका फॉर्मूला है D2O। इसमें कैडमियम के साथ साथ तो कंट्रोल रोड थी, इसमें D2O भी फिल किया जाता है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है। और कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का यूज़ किया जाता है जो क्या करता है, एनर्जी को लिबरेट करता है ना। और इसी से क्या होता है, टरबाइन मूव करता है और एनर्जी बन जाती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, फिजन का जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। इट इज़ द रिएक्शन इन विच स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइंस टू बी ए बिगर न्यूक्लियस। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। द रिएक्शन दैट अकर इन सन इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न इज इन विच। जो सन होता है, सनी क्या है, सन के अंदर जो हो रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है। इसमें हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट जो सेफ्टी मेजर टू बी टेकन। इसमें जो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। द लेड कंटेनर आर यूज्ड फॉर कीप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें रखा जाता है, किस में रखा जाता है, द लेड कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेड कंटेनर में रखा जाता है। एंड द वर्कर्स वियर लेड एप्रॉन्स एंड स्पेशली डिज़ाइन सूट। जो ये वर्कर होते हैं इनको क्या पहनाए जाते हैं, लेड एप्रॉन्स पहनाए जाते हैं। ये स्पेशली वेल डिज़ाइन होते हैं। दे आर वेल इंसुलेटेड इन अ चैम्बर मेड ऑफ ग्लास। इनके अंदर जो है इंसुलेटेड चैम्बर बने होते हैं जो बने होते हैं ग्लास के। अब कुछ इसके हजार्ड्स भी हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस के, इसको भी देख लेते हैं हम। ये है डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज इज़ ए बिग प्रॉब्लम। इसमें जो न्यूक्लियर वेस्टेज होता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको अगर हम इसको डिस्पोजल करना पाने में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं। ठीक है,
और देयर इज़ ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज, अगर इसका लीकेज हो गया तो उसमें काफ़ी एक्सीडेंटल होने का, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसी कुछ डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं अगर न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज हो जाता है तो, है ना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम डाल दिया था, तो वहाँ आज भी जो स्पीसीज़ हो रही है उनमें इस तरह की डिसेबिलिटीज़ पाई जा रही है। ठीक है, आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इज़ इट क्लियर? और देखो, जो ये न्यूक्लियर रेडिएशंस ये होते हैं, इट हैज़ ए हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इनको इंस्टॉल करने में हाई कॉस्ट लगती है, और लिमिटेड एबिलिटी है ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की, लाइक यूरेनियम। ऐसे जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये लिमिटेड ही अवेलेबल है। तो ये इसके कुछ हजार्ड्स हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ एडवांटेज भी हैं। इट प्रोड्यूसेस थर्मंडस एनर्जी, ठीक है, और देयर इज़ नो नीड टू फीड द फ्यूल अगेन एंड अगेन, द फ्यूल वंस इज यूज्ड फॉर मच लॉन्गर पीरियड। इसके अंदर बार बार फ्यूल को फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब एक बार फीड कर दिया जाता है वो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन अ सोलर कुकर? वाई? ठीक है, तो आंसर है लार्ज साइज कॉनकेव मिरर आर बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर बिकॉज दे फोकस लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन ए स्मॉल सरफेस एरिया, सो टेम्परेचर विल राइज क्विकली एंड एप्रिसिएबली। नेक्स्ट है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियंस? Energy from the oceans can be obtained in the form of tidal energy, wave energy and ocean thermal energy, but these energy sources suffer from the following limitations. There are a very few locations where dams to utilize tidal energy can be built. Cost of installation of powerhouses is extremely high and efficiency of plants is comparatively small. Power plants built in oceans or at sea shores will need high continuous maintenance as change of corrosion are extremely high. Next question है what are the advantage of nuclear energy? Many advantage of nuclear energy are as follow. For a given mass of fuel consumed, the amount of energy released is extraordinarily large. Nuclear power plants can be designed and constructed at any space if proper precautions are taken while running nuclear power plants. A major fraction of energy needed can be obtained from nuclear energy sources. Next question है name two energy sources that would consider to be renewable. Give reason for your choice. Solar energy, wind energy, ocean energy, etc. are renewable sources of energy due to the following reason. These forms of energy are available in a plenty in our natural environment in the form of continuous current of energy. These energy sources will be depleted because their supply is large and extraction of usable energy from these sources is negligible. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एडवांटेज ऑफ ऑब्टेनिंग बायोमास फ्रॉम एनिमल डंग एंड बायोवेस्टेज। तो बायोमास इज एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैविंग हाई थर्मल एफिशिएंसी. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग. द स्लरी दैट इज लेफ्ट इन बायोगैस प्लांट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजनियस एंड फास्फोरस कंपाउंड्स एंड हैंस ए गुड मैन्योर. Next one, describe the working of fixed dome type biogas plant. Slurry of animals dung and water is mixed in a mixing tank and then fed into digester tank. In digester, the action of microorganisms decompose complex substance. Complete degradation takes a few days, during which biomass is produced. Now this biogas can be supplied to consumer through pipes. The slurry left is digester is removed and acts as a manure. Describe the working principle of an OTEC power plant. Special advantage भी बताने. For operating on ocean thermal energy conservation power plant, there is a temperature difference of 200 degrees centigrade or more between surface water and water at the depth of up to 2000 meter. The warm surface water is used to boil a liquid like ammonia of CFC. है ना.
or CFC. The vapor of the liquid is then used to drive turbines of generator. The cold water from the ocean depth is pumped up to convert the vapor again into liquid. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.